ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, खबर गवाह में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा प्रसाद और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। सबसे पहले आपको बता दें कि 4 बजे की 4 बड़ी खबरें जो सुर्खियों में हैं आज, जिन पर सबकी है नजर। पहली खबर है एआई समिट में हुए हंगामे से जुड़ी हुई कांग्रेस नेताओं के शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर जारी एक्शन की, जिसमें आज बड़ी गिरफ्तारी हुई है। यूथ कांग्रेस को गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही एक और बड़ी खबर दिखाएंगे, वो है कांग्रेस की महाचौपाल की, जिसमें राहुल गांधी थोड़ी देर पहले जमकर गरजे, बीजेपी पर जमकर बरसे। ट्रेड डील से लेकर पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब चीनी घुसपैठ पर सरकार को घेरा, और साथ ही एआई समिट में कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन के बाद हो रही गिरफ्तारियों पर बोले। अपने नेताओं को बब्बर शेर कहा, किसी से नहीं डरने के लिए कहा। बात शंकराचार्य की भी करेंगे रही है, और गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका डाली है उन्होंने। और फिर एक ऐसी खबर भी दिखाएंगे जो गवाह है रिश्तों के कत्ल की कहानी, लखनऊ के एक कलयुगी कपूत की, जिसने अपने पिता के टुकड़े करके नीला ड्रम में उन्हें भर दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस की किसान महाचौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी केंद्र सरकार पर जमकर बरसे हैं। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने कहा कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे बब्बर शेर हैं, यूथ कांग्रेस को किसी से डरने की जरूरत नहीं। साथ ही राहुल ने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी भाषण देते हैं तो उनकी आंखों में डर दिखता है। पीएम मोदी ने दबाव में आकर अमेरिका से ट्रेड डील की है। अमेरिका से हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आप हरी क्रांति लाए, आपने देश को अनाज दिया, भोजन दिया, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है। आपने इंडस्ट्री बनाई, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आप 21वीं सदी में आईटी रेवोल्यूशन लाए, डेटा देकर, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं, देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आप देखिए नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं, उनकी आंख को देखिए, उनकी आंखों में देखिए, और आपको पता लग जाएगा नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई। नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दबाव में आए हैं और इसलिए इन्होंने यूएस इंडिया डील की है। अमेरिका कहता है, गारंटी लिया है कि हिंदुस्तान 9 लाख करोड़ रुपए का माल अमेरिका से खरीदेगा। हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा, हमारी फैक्ट्रियों का क्या होगा? तो सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर दे दिया। मैं आपसे पूछता हूं, लिया क्या? एग्रीकल्चर दे दिया, डेटा दे दिया, टेक्सटाइल दे दी, इंपोर्ट दे दिया, लिया क्या? मुझे एक चीज बता दो जो हिंदुस्तान ने लिया है, एक चीज बता दो। कुछ नहीं लिया। पहले से ज्यादा टैक्स हम देंगे। हमारा पहले कम टैक्स था, हमारा टैक्स बढ़ गया। हमें कोई इंपोर्ट की गारंटी नहीं दी। सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका को दे दिया। खबर गवाह में सबसे पहले आज उस खबर की जो गवाह है उस संग्राम की जो छिड़ा है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु को लेकर। भानु जी कुछ कहना चाहेंगे इस अरेस्टिंग पर? सरकार गलत लगती है तो सामने आकर प्रोटेस्ट कर सकते थे, वो अपनी बात रख सकते थे।
और ये लड़ाई आरोपों और गिरफ्तारी के बाद और तेज हो गई है, क्योंकि उदय भानु को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। इससे पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता मैदान में उतर आए थे। अब उदय भानु से पूछताछ की तैयारी है। हालांकि राहुल अपने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन बीजेपी हमलावर है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। उदय भानु ने दिल्ली से उसे क्राइम ब्रांच की टीम अब पूछताछ करेगी। क्राइम ब्रांच की टीम उदय भानु को तिलक मार्ग थाने में लेकर चली गई है, वहां के लिए निकल गई है पुलिस उसके साथ। अब क्राइम ब्रांच की टीम एआई समिट में हंगामा के मामले में उदय भानु से सवाल करेगी। इसकी तैयारी अब पूरी हो चुकी है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु को लेकर अब फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है, आप देखिए तमाम जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं और ये क्राइम ब्रांच की टीम है, फिलहाल अब उनको लेकर यहाँ से क्राइम ब्रांच लेकर जाया जा रहा है, जहाँ पर अब दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो अपना काम करेंगी। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में अब आगे की जांच करेगा और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो एक बड़ी साजिश रची गई है उस साजिश को लेकर आगे की जांच को पूरा करेगी। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया था कि इस पूरे मामले में एक बड़ी साजिश रची गई थी, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा को एक बड़ा खतरा हुआ था, लिहाजा अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, इंटर स्टेट क्राइम ब्रांच, वो इस पूरे मामले में आगे जांच करेगी। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के अधिकारी, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, दस्तावेज लेते हैं और दस्तावेज लेने के बाद अब जो आरोपी है इस पूरे मामले में, उन आरोपियों से आगे की जांच को लेकर वो जो चाणक्यपुरी फिलहाल क्राइम ब्रांच का दफ्तर है, वहाँ पर इस पूरे मामले में आगे की जाँच की जाएगी। उदय भानु की गिरफ्तारी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने गिरफ्तारी पर बीजेपी को घेरा तो बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया है। डरने वाले नहीं है, तानाशाहियां हैं। मुझे बताइए, मास्टरमाइंड शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन था मास्टरमाइंड? हाँ, जैसे बहुत बड़े आतंकी हमले, पुलवामा, पहलगांव और आपका दिल्ली हमले में तो मास्टरमाइंड आज तक नहीं पकड़ा गया। 350 किलो आरडीएक्स कहां से आई? हथियार के टी शर्ट बरामद हुई है, जैसे 350 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ। हाँ, टी शर्ट बरामद हुई है। टी शर्ट कहाँ प्रिंट हुई? कौन से प्रिंटर ने प्रिंट की? ये हम अभी भी पहनकर घूम रहे हैं, हमने लिखा है। और अभी बताइए ना, आपको जानना क्या है? क्यों अपनी पुलिस, अपनी ताकत का अमित शाह जी देश भर में इस्तेमाल कर रहे हैं? बेटियों को बचाइए, आतंकी हमलों को रोकिए, इतनी घटनाएं, हत्याएं हो रही है, बेटियां लापता हो रही है, उस पर टाइम लगाइए ना। पुलिस को क्या जानना है? पूरी सूची दे देते हैं। पूरी जिसका नाम उदय भानु है, भारत की न्यायपालिका ने सारे साक्ष्यों को देखते हुए ये पाया है कि इस अपराधी का 4 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रहना जरूरी है। क्या ये अपराधी अभियुक्त उदय भानु बिना राहुल गांधी के इशारे के इस तरह की अराजक हरकत कर सकता था? उत्तर है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य को लेकर भी यूपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि शंकराचार्य पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिसके बाद शंकराचार्य ने अग्रिम जमानत को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर जल्द ही सुनवाई हो सकती है। हालांकि शंकराचार्य कह रहे हैं कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं और पुलिस के हर सवाल का जवाब देंगे। इसी बीच इस मामले में नया मोड़ भी आ गया है। शाहजहांपुर के रहने वाले ने केस दर्ज करवाने वाले आशुतोष को घेरा है। शंकराचार्य ने अपने ऊपर केस दर्ज होने वाले एबीपी न्यूज से फिर एक्सक्लूसिव बातचीत करी इस पूरे मामले पर। उन्होंने दावा किया है कि जनता के मन में इस समय आक्रोश है, वो दुख भाव अपना प्रकट कर रहे हैं। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने पर भी खुलकर जवाब दिया उन्होंने। ऐसा है कि जनता ने हमको फ़ोटो भेजा था और कहा था कि देखिए, ये इनका आपसी गठजोड़ पहले से बना हुआ है। अपराधी, हिस्ट्री शीटर और पुलिस अधिकारी दोनों मिलकर के सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ऐसे में इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये क्या जांच करेंगे और क्या रिपोर्ट लगाएंगे? तो हमने जनता की उस आवाज़ को आप लोगों के सामने रख दी है। इससे ज़्यादा उसमें क्या हम कह सकते हैं कि ये जनता के मन में बहुत इस समय क्षोभ है, आक्रोश है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उसको कैसे व्यक्त करें। तो बहुत सारे लोग जो आ सकते हैं वो आ रहे हैं, आकर के अपना मन का जो भाव है उसको प्रकट कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं।
खबर गवाह में अब बात लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज के बाद सियासी संग्राम की। शुद्ध कर दिया था, उसी के विरोध में हम लोगों ने आज हनुमान चालीसा का आयोजन किया था। किसी की हैसियत नहीं कि रोक देगा, पाठ हो चुका है भाई, ये सब बच्चे कर चुके हैं, शुद्धिकरण भी कराएंगे इस विश्वविद्यालय का। ये सब खबर गवाह में अभी बात लखनऊ यूनिवर्सिटी की। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आज फिर जबरदस्त हंगामा हुआ। नमाज के विरोध में हिंदू संगठनों ने आज प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने हनुमान चालीसा पढ़ रहे छात्रों को वहां से हटा दिया। पुलिस एक तरफ छात्रों को, कुछ छात्रों को रोक रही, तो वहीं कुछ और छात्र लगातार इस बारादरी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। एक जो वैन है उसमें पुलिस ने जो है लोगों को हिरासत करके पुलिस ने गिरफ्तार किया, और वहीं कुछ छात्र और आगे की तरफ में बढ़े थे, उन सबको पुलिस ने एक बार फिर से रोक लिया है। और ये छात्र जो एक बार फिर से बारादरी की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, जाना चाह रहे थे उन लोगों से, और पुलिस ने एक बार फिर से उनको रोका है। यहाँ पे नमाज पढ़ा जा सकता है तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ा जा सकता है? ऐसा है भैया कि मुगलों वाला साम्राज्य जो है यहाँ पे स्थापित ना किया जाए, ठीक है ना? यह है लखनऊ, यहाँ पे मुगलों वाला साम्राज्य स्थापित ना किया जाए, ठीक है? हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। जिसको पुलिस रोक रही है, विश्वविद्यालय प्रशासन रोक रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन लोग जा रहे थे, पुलिस ने रोका, लेकिन हम पढ़ेंगे। अब खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां धर्म परिवर्तन और शोषण का एक ऐसा नेटवर्क सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। यह गैंग कोई मेल क्रिमिनल नहीं, बल्कि अमरीन और आफरीन नाम की दो बहनें चला रही हैं, जिन पर आरोप है कि वे गरीब परिवारों की लड़कियों को बहला फुसला कर लाती थीं और बाद में उन्हें अमीर लोगों को बेच देती थी। गैंग खास तौर पर गरीब बैकग्राउंड की लड़कियों को टारगेट करता था। उन्हें महंगे कपड़े, होटल और लग्जरी का लालच दिलाया जाता था। फंसने के बाद लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता था और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जाता था। पुलिस पूछताछ में उनकी चौंकाने वाली करतूत सामने आई है। पुलिस के मुताबिक दोनों बहनें धर्मांतरण करवाती थीं। आरोप है कि दोनों ने इतना पैसा कमाया कि अब्बास नगर की एक झुग्गी से निकलकर आशिमा मॉल के पास सागर रॉयल विला में आलिशान विला खरीद लिया। आमरीन और आफरीन नाम की ये दो बहनें लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं, रील बनाती हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब रविवार रात को भोपाल और छत्तीसगढ़ की रहने वाली दो युवतियों ने भोपाल में शिकायत दर्ज करवाई। मुझे धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया, मेरे साथ में नशीले पदार्थ देकर गलत किया गया, और जब मैंने इस चीज़ की आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मुझे ये बोलकर दबा दिया गया कि हम लोगों की बहुत पहचान है, तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर दी जाएगी। पहले एक अच्छी बहन बनकर हमें उसने अच्छे से रखा, ये कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, और वो सब रिकॉर्ड करके रखा, और उसी चीज़ को लेकर हमें ब्लैकमेल किया गया। किसने रखा? आमरीन ने, आमरीन, चंदन और भी लोग हैं, भी पार्टी के नाम पर बुलाते थे और ये हमें फोर्स कर ले जाती थी, नशीले पदार्थ देती थी। उसके बाद हमारे साथ क्या होता था, क्या नहीं होता था, वो सब रिकॉर्ड करके इन्होंने अपने पास में रख रखा था। अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है, तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे, ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई। और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई आरती नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद जो कई जगह पे मुझे लेके जाती थी साथ में, और छोड़ छोड़ के वहाँ से भाग जाती थी। सेम मुझे भी वैसे ही कपड़े पहनाती थी कि ये कपड़े पहन लो, ये पहन लो, अनकम्फर्टेबल फील करती थी तो कहती थी कि फ़ोटो है, मैं खींच के दिखाती हूँ, ये बोलकर खींची उनकी फ़ोटो। अब मुझे वो ब्लैकमेल कर रही है। आमरीन और आफरीन ये दो बहनें, और ये केस अब दर्ज हुआ है भोपाल में। मामला
सामने तब आया जब दो युवतियों ने पुलिस को अप्रोच किया और अपनी पूरी कहानी बताई कि उनके साथ क्या हो रहा था। और ये दोनों लड़कियां, जिस तरीके से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, दोनों लड़कियों, इनकी जिंदगी की शुरुआत वहां की झुकी झोपड़ियों में हुई, मगर अब एक आलिशान बंगले में रहती हैं ये दोनों लड़कियां। बिहार विधानसभा में आज जोरदार हंगामा हुआ। सोमवार को पटना में चौकीदारों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। आज विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर बिहार विधानसभा में इसे उठाया और वेल में आकर नारेबाजी की, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार विपक्ष पर जमकर बरसे। इस दौरान सीएम नीतीश और आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र के बीच में जमकर कहासुनी हुई। अरे भाई, अब आप लोग तो इतना कम है, पहले थे, अब कितना कम हो गए हैं। इस बार कितना हो गया हम लोग का? हम लोग हैं 2002 है, और आप कितना है, और आपके साथ कितना आदमी है, बाकी दूसरे तरफ भी है। चलिए भाई भाई, अरे अब छोड़िए, बेमतलब का बात मत करिए। कुमार वीरेंद्र जी, कुमार वीरेंद्र बैठिए, कुमार वीरेंद्र सुनिए, कुमार जी बैठिए, बेटा खाने प्लीज, और सम्मान से दीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री गड़बड़ करते थे तो हो गया कि अब कोई बात नहीं, कभी नहीं होगा। भाई वीरेंद्र जी लीजिए, भाई वीरेंद्र जी, वीरेंद्र आपकी सरकार ने कभी कोई काम किया है? भाई वीरेंद्र जी, भाई वीरेंद्र बैठिए बैठिए। अरे आपकी सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया है। जो भी काम हुआ है उसी समय हुआ है, और आप जानते हैं, सुनिए ना, जानने दीजिए, अब आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है। आप जब रहते थे किसी को जाने का था, शाम के बाद घर से कोई निकलता था, घर से घर में के अंदर रहता था। कुमार सरजी जी बैठ जाइए। कभी कोई रहे थे? नीतीश कुमार जी आरजेडी को उनकी घटती संख्या की याद दिलाते हुए कपूत का नीला ड्रम कांड चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी। जिगर के टुकड़े ने ही टुकड़े टुकड़े किए। तो शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ छत उछत कर दिया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। गोली मारी, टुकड़े किए, बेटे के हाथ नहीं कांपे। पिता बनाना चाहता था डॉक्टर, इसीलिए मर्डर। उसके पिताजी उस पे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। पढ़ाई पर ऐसी कला, पिता का कत्ल कर दिया। कसाई बेटा, कांप उठेगा आपका कलेजा। लखनऊ से एक झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। एक ऐसी वारदात हुई है जिसने एक ओर रिश्तों को शर्मसार कर दिया, तो दूसरी ओर शहर को नीले ड्रम वाली दहशत से भर दिया है। लखनऊ के आशियाना इलाके में यह वारदात हुई है। अक्षत प्रताप सिंह नाम के आरोपी ने अपने पिता की बहुत ही बर्बरता से हत्या की। घटना 20 फरवरी की है और पुलिस के मुताबिक पूछताछ में अक्षत ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने पिता के सिर में पहले लाइसेंस रिवॉल्वर से गोली मारी और उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वो शव को घसीटते हुए घर के उस ग्राउंड फ्लोर पर लेकर आया जहां कोई नहीं रहता था। शव के टुकड़े किए और ड्रम में भर दिया, और उसी के साथ लोग नीले ड्रम वाली उस दहशत से भर गए जो पिछले साल मेरठ में हुआ सौरभ हत्याकांड के बाद जो फैली थी। अब वो वैसा ही डर लखनऊ में नीले ड्रम वाले इस कांड के बाद है। लखनऊ नीले ड्रम कांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मृतक मानवेंद्र का सिर अभी तक नहीं मिला है। कत्ल के आरोपी बेटे अक्षत से पूछताछ जारी है। आरोपी अक्षत की निशानदेही पर धड़ बरामद की गई थी। लखनऊ के आशियाना इलाके में हुई वारदात से हर कोई सन्न है। पहले राइफल से गोली मारकर हत्या की, फिर छुपाने के लिए शव के टुकड़े किए। शव के टुकड़े करने के बाद नीले ड्रम में उसे छुपाया और उन्हें गलाने के लिए केमिकल भी लेकर आया, जो पुलिस ने उसके घर से बरामद किया है।
अब इस बीच एबीपी न्यूज की पड़ताल में एक और खुलासा हुआ है। एबीपी न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो आसपास रहने वाले उन लोगों ने जिन्होंने ड्रम में भरे शव के टुकड़े देखे थे, उन्होंने बताया कि आरोपी अक्षत ने अपने पिता की हत्या के बाद शव के टुकड़े ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। पिता के शव को सबसे पहले स्लीपिंग बैग में भरा था और फिर शव के टुकड़े से भरे स्लीपिंग बैग को नीले ड्रम में रखा था और फिर शव को गलाने के लिए एसिड का भी इंतजाम कर रखा था उसने। आशियाना क्षेत्र के इस मकान में आपको हम ये जो घर दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। नृशंस हत्या जो सामने आई है वो आपको हम उसकी जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं कि आप देखिए, यहाँ पर यही मकान है जहाँ पर एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। अगर बात करें तो ऊपरी मंजिल पर बेटा पिता के साथ रहता है और उस दौरान अचानक बाप बेटे का विवाद होता है। विवाद के बाद राइफल से गोली चलती है और गोली चलने के बाद पिता की मौत हो जाती है। सिलसिला यही नहीं थमता। अब हम आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं। आप देखिए, ये घर है और इस घर में ये जो गेट है, इस गेट के पास ही एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी देखिए, ये सीढ़ी है और इस सीढ़ी से नीचे शव लाया जाता है और इस कमरे में ले आकर शव के टुकड़े यहाँ से बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि नृशंस हत्या, न सिर्फ पिता को गोली मारी गई बल्कि उनके शव के टुकड़े कर दिए गए। हाथ और पैर यहाँ से थोड़ी दूरी पर बरामद होता है और शव का एक हिस्सा इस कमरे में ड्रम में बरामद होता है। आप देखिए सामने ये जो कमरा है, यहाँ पर ड्रम में बरामद होता है और इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। पूरा क्षेत्र कहीं ना कहीं इस घटना के बाद अवाक हो जाता है। ड्रम में डालना इतना विभत्स, इसलिए तो ये ड्रम भी लाया है और जिसमें बॉडी सील किया है वो क्या कहते हैं स्लीपिंग बैग होता है। स्लीपिंग बैग के अंदर कॉटन लगाया है, कॉटन लगा स्लीपिंग बैग में रखा और एक ऊपर से रजाई लपेटी है, उसको बाद ड्रम में रखा है उसने। ये सब काम कैसे किया? मैं तो खैर यहाँ था नहीं, मैं तो बाहर था, लेकिन मैं तो कल पंचनामे में था, देखा मैंने सब चीज़ें। अब देखिए जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अवाक हैं कि आखिर ये घटना हुई तो कैसे और हुई तो इस रूप में सामने कैसे आई। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, लखनऊ। इसी बीच इस मामले से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले में अब बहन वाला एंगल भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी बेटे ने अपनी सगी बहन के सामने पिता को गोली मारी और फिर शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब आरोपी अक्षत ने अपने पिता की हत्या की तो उस वक्त उसकी बहन सब कुछ देख रही थी। सूत्रों के मुताबिक अक्षत ने पिता को मौत के घाट उतारने के बाद शव के टुकड़े किए और अपनी बहन को बुरी तरह से डराया, धमकाया। कहा कि अगर इसके बारे में किसी को बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। भाई का खूंखार रूप देखकर, उसकी धमकी सुनकर, पिता की लाश के टुकड़े देखकर आरोपी की बहन इस कदर सहम गई कि उसने पुलिस के सामने सच आने तक चुप्पी साधे रखी। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दो बेटियों ने अपने पिता की हत्या कर दी। बेटियां पिता के रोज रोज के तानों से परेशान थी। ये वारदात मुजफ्फरनगर के मोरना गांव की है। बेटियां ने पिता के कत्ल के बाद पुलिस को खूब गुमराह करने की कोशिश की। वारदात के बाद उन्होंने खून से सने कपड़े और चाकू को एक पोटली में बांधकर भूसे के ढेर में छिपा दिया था। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सारा राज उगल दिया। आरोपी बेटियों ने पुलिस को बताया कि उनके पिता अक्सर उन पर शादी ना होने को लेकर तंज कसते रहते थे, बेटा बेटी में फर्क भी करते थे। उन्होंने कारण ये बताया कि उनके जो पिता का उनके प्रति व्यवहार था कि वो बेटा और बेटी में फर्क करते थे, बहुत ज्यादा टोका टाकी करते थे, तंज कसते थे कि तुम घर पे बैठी हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम कुछ कमा नहीं रही हो और समाज में हमारी बदनामी हो रही है। ये सब टॉन्ट से, तानों से, इन सब से परेशान होकर के दोनों बेटियों ने जो है मिलकर इसकी योजना बनाई। 2 दिन से वो लगभग इसकी प्लानिंग कर रही थी और रात में जब
उनका जो है उन्होंने अपने पिता को एक बार समझाने का प्रयास किया, पिता ने फिर भी उनको गुस्से में कोई बात बोली तो आवेश में आकर उन्होंने जो है चाकू से इस तरीके से अपने पिता पर हमला किया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। खबर अभी यूपी के ग्रेटर नोएडा से, वहां एक युवक की उसके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें कुछ हमलावर युवक पर गोलियां चलाते और चाकू से हमला करते हुए दिख रहे हैं। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। युवक को गोली लगने के बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वारदात इकोटेक 1 इलाके के लुक्सर गांव में सामने आई है, जिससे पूरा गांव अभी दहशत में है। और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी में कैद, ये सारी तस्वीरें, युवक को गोली मारी गई, चाकू से भी उसके ऊपर हमला किया और वैसे तो उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सारवार के दौरान जब उसकी इलाज हो रही थी उसने अपना दम तोड़ दिया। अब आपको इस वारदात की पूरी जानकारी हम देते हैं, जिसे ग्रेटर नोएडा में हड़कंप मच गया है और इस वारदात से पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नितिन नाम के युवक पर गांव में हमला हुआ। ग्रेटर नोएडा के लुक्सर गांव में यह वारदात हुई है। गांव में ही सचिन नाम के युवक पर हमले का आरोप है। सचिन ने अपने साथियों के साथ नितिन को पहले गोली मारी। घायल नितिन की अस्पताल में इलाज के दौरान ही मौत हो गई। पुरानी रंजिश में वारदात का शक जताया जा रहा है। पुलिस अब हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। ये सारे तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इससे देखिए किस तरीके से पहले उसे गोली मारते हैं, उस चाकू पर हमला करते हैं और उसके बाद बचने की गुंजाइश बहुत कम थी और अस्पताल में इस युवक ने अपना दम तोड़ दिया। अब आपको ये भी सुनाते हैं कि इस वारदात को लेकर पुलिस ने क्या कुछ कहा। थाना इकोटेक प्रथम के ग्राम लुक्सर में गांव के एक व्यक्ति नितिन पुत्र फिरे के ऊपर पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने गोली चलाई है। यहाँ मौके पे फोरेंसिक टीम को बुला लिया गया है। पुलिस बल मौके पे मौजूद है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब आपको दिखाते हैं इंडियन आर्मी के शौर्य और शक्ति की तस्वीरें। ये वीडियो जैसलमेर में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हो रही है और आर्मी के युद्धाभ्यास के जिसे अग्निवर्षा नाम दिया गया है। और आपको ये तस्वीरें जल्द हम दिखाएंगे जो हम पोखरण से लेकर आए हैं आपके लिए। शौर्य की गाथा, शक्ति की गाथा, ये तस्वीर हमारे इंडियन आर्मी की जो जल्द आपके स्क्रीन पर होगी। ये तस्वीरें हम जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से लेकर आ रहे हैं, जहां आर्मी का युद्धाभ्यास चल रहा है और जिसमें इस जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इसका नाम दिया गया है अग्निवर्षा। और आप अब समझेंगे क्यों इसका नाम अग्निवर्षा दिया गया है। खबर गवाह में आज बस वक्त इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।